Assalamu alaikum. Okay, previously we have discussed how analog signals differ from digital signals in detail, and today we will discuss a detailed comparison between analog and digital systems. Okay, uh, सबसे पहले तो जी इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जनरल फीचर्स क्या क्या हैं जिनकी बिना पे आप ये कह सकते हैं कि एनालॉग और डिजिटल जो हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा डिफर करते हैं या बेहतर हैं। डिजिटल लेट से बेहतर है अगर तो क्यों, क्या वजूहत हैं, किन की बिना पे वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, ओके जी, ठीक है, आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, ये रिपीट हो रही है बात, पहले पैराग्राफ में वो वही बात रिपीट कर रहा है कि जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो कंटिन्यूसली वेरिंग है अगेंस्ट टाइम, दे प्रोसेस टाइम वेरिंग सिग्नल्स, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ उन सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकता है जो कि अलोंग टाइम वेरी कर रहे हों। प्रोसेस का मतलब ये होता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है जी। किसी भी आपके पास सिग्नल है, अगर मैं कहता हूँ यार इस सिग्नल से मुझे नॉइज रिमूव करके दो, तो आप कहेंगे कि ये एक प्रोसेस परफॉर्म करना है। रिमूवल ऑफ नॉइज फ्रॉम ए सिग्नल इज आल्सो ए प्रोसेस, ठीक है जी। इवन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऑल टाइप ऑफ ऑल सच अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये भी प्रोसेस के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है जी। प्रोसेसेस या प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। ओके, अच्छा। कंटिन्यूस, अब वो कहता है कि जी कंटिन्यूस रेंज ऑफ वोल्टेज, करंट और एनी फिजिकल पैरामीटर। कंटिन्यूस रेंज ऑफ वोल्टेज, अब वोल्टेज की वेवफॉर्म आपने देखी हुई है जी, इस तरह की, जैसे ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म आपके पास आ रही है। करंट की भी ऑब्वियसली ऐसी होती है, साइनसॉइडल करंट की। तो इनके ऊपर जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या प्रोसेस करेंगे किसी भी किस्म को सिग्नल को, तो आप उसको कहोगे कि ये एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो डिजिटल सिस्टम है वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज, यानी कि डिस्क्रीट वही अलग-अलग या अकेली अकेली इंडिविजुअल क्वांटिटीज को डील करता है। यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है जी, डिस्टिंक्ट मतलब जुदा जुदा, जैसे आप कह लें डिस्टिंक्ट यानी कि स्पेसिफिक, इंडिविजुअल, और सेपरेटेड अलग-अलग, जुदा जुदा कह लें, को डील करता है बनिस्बत कंटिन्यूस वैल्यू के या कनेक्टेड वैल्यू के, जो कि एनालॉग कर रहा होता है। अच्छा, ये तो था बेसिक। अच्छा, डिजिटल सिस्टम्स टोटली डील कर रहा होता है डिजिटल बाइनरी डिजिट्स को। अब होता कैसे है कि ये डिस्क्रीट सिग्नल्स जो होते हैं 0 1 2 3, जो भी इस तरह की फॉर्म में आपके पास सिग्नल गिवन है, लेट से ये सिग्नल आपके पास गिवन है। अब आप देख रहे हैं कि जी एम्पलीट्यूड तो इसमें वेरी कर रहा है कंटिन्यूसली, ये तो टाइम सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम है। आप देख रहे हैं कि टाइम भी डिस्क्रीट है और एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों चीज़ें डिस्क्रीट हैं, टाइम भी डिस्क्रीट है और एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट है। कैसे पता लगा जी? देखें जी, पहला सिग्नल जब पहली वैल्यू जो आ रही है वो 1 पे है, टी इज इक्वल टू 1 पे, दूसरी टी इज इक्वल टू 2 पे, तीसरी टी इज इक्वल टू 3 पे। टी इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे आप लाइन ड्रा करके देख सकते हैं, जो भी एम्पलीट्यूड की वैल्यू है कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, स्पेसिफिक है। इसी तरह इस पॉइंट की वैल्यू जो है अगेंस्ट वाई एक्सिस आप देख सकते हैं कि वो भी एक डिस्क्रीट वैल्यू ही है। तो डिजिटल सिस्टम क्या करता है कि इन डिस्क्रीट वैल्यूज को, जो ये डिस्क्रीट वैल्यूज गिवन है, इनको जीरो वंस की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता है, या यानी कि इक्वलेंट बता देता है कि जीरो वंस की फॉर्म में अगर आपने इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो कि 1, एक मिनट है लीजिए, 1 की टी इज इक्वल टू 1 के ऊपर एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो भी आ रही है, उसको अगर आप चाहते हैं कि आप डिजिटल या बीसीडी कोडिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट, बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो आप उसको जीरो वंस की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। तो ये काम आपका डिजिटल सिस्टम करता है कि वो हर नंबर को सबसे पहले जो काम करता है ना, तमाम नंबर्स को, डेसिमल में है, पॉइंट में है, जो भी है एनालॉग वैल्यू, उसको उठा के सीधा सीधा उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है। और डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या हुआ, जीरो वंस की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसी वजह मैंने आपको पहले बता दी थी कि प्रोसेसर जो है आपका, डिजिटल प्रोसेसर या कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को ही डील कर सकता है। मतलब उसको नहीं पता कि सिग्नल कंटिन्यूस है, कैसा भी है, उसको ये पता है कि भाई जीरो वन जब भी उसके पास जाएंगे, जीरो वन की फॉर्म में कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके पास जाएगी, वो उसको प्रोसेस कर सकता है, ठीक है जी। अगर उसके बाद 1 2 3 या कंटिन्यूस सिग्नल कुछ भी भेजेंगे, वो प्रोसेसर काम ही नहीं करेगा, उसको प्रोसेस ही नहीं कर सकता, ठीक है जी। कोई ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता आपको प्रोसेसर। जब भी आप उसके पास कोई जीरो वन की फॉर्म में सिग्नल भेजेंगे, तो उसको पता है कि भाई ये क्या चीज़ है, और वो उसके ऊपर प्रोसेस जो भी आप करवाना चाहते हैं परफॉर्म कर सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, और अच्छा जी, आप इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ।
ये है जी एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम्स। ठीक है, ये वही जनरल एडवांटेजेस हम पहले भी देख चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो यहाँ पे उसने जेनेरिक जेनेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है या ऐसा पूछा जाता है कि आप जी जनरली डिस्क्राइब करें वाई डिजिटल सिस्टम्स आर प्रेफर्ड ओवर एनालॉग सिस्टम्स। ठीक है जी, जेनेरिक का वर्ड अगर यूज़ हो रहा है या जनरल यूज़ हो रहा है, तब आप इस ये जो क्वेश्चन आपके पास ये जो आंसर दिया हुआ है, ये आपने जवाब देना है, क्योंकि ये बिल्कुल जनरलाइज फॉर्म में। सबसे पहला तो ये है कि जी इजी टू डिज़ाइन है। डिजिटल सिस्टम्स जो होते हैं बहुत ही आसानी से आप उसको सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं उसमें। ठीक है जी, गेट्स बेस्ड सिस्टम, आपको पता है ट्रांजिस्टर्स होते हैं सारे के सारे, आप इसको इजीली जो है ना जी डिज़ाइन कर सकते हैं। जबकि अच्छा, और एक बात ये कि इजी टू डिज़ाइन है तो इसके अंदर कोई मैथमेटिकल अरिथमेटिक एक्सपर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, जबकि एनालॉग सिस्टम में ऐसा नहीं है। एनालॉग सिस्टम या एनालॉग रिसीवर या ट्रांसमीटर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के केस में अगर आप देखें, एनालॉग ट्रांसमीटर और रिसीवर जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर आपको अच्छा खासा जो है ना पैरामीटर्स को कंसिडर करना पड़ता है, और ये छोटा सा पिद्दा सा प्रोसेस भी बड़ा कम्प्लेक्स होता है। पुराने रेडियो स्टेशन में ना ये एनालॉग सिस्टम यूज़ होते हैं थे ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए। अब तो आप ये देखेंगे आपका मोबाइल फ़ोन है, डिजिटल सिस्टम है सारा। आपके मोबाइल फ़ोन में सिग्नल एंटीना जो लगा हुआ है इंटरनली एम्बेडेड होता है, अगर आपको पता हो तो, और वो डिजिटली ऑपरेट हो रहा होता है सिग्नल की। तो वो आप देखने के इंतहाई आसान है, और उसको प्रोसेस करना और रिसीव भी वो सेम सिग्नल, सेम एंटीना ही आपका रिसीव भी कर रहा है सिग्नल, और सेम एंटीना आपका सेंड भी कर रहा है, ट्रांसमिट भी कर रहा है सिग्नल। ठीक है जी, एनालॉग के अंदर ये अगर आपने दोनों काम करवाने हैं तो आपको और वक्ता पड़ जाएगा कि जी इसका सर्किट दोनों का अलग अलग है, टोटली डिफरेंट सर्किट है एनालॉग सिस्टम में। वो अलग से डिज़ाइन करो, और वो बल्कि होगा बड़ा सा लंबा चौड़ा, उसमें सिंक्रोनाइजेशन या रेजोनेंस, एक आपने अगर पढ़ा हो एफएससी में रेजोनेंस का वर्ड, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अचीव करने के लिए, तो रिसीविंग और ट्रांसमिशन में आपको ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अचीव करनी पड़ती है, और अगर वो अचीव नहीं होती तो आप एग्जैक्ट सिग्नल, रिसीव सिग्नल को डिकोड नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपके लिए ज़रूरी है कि जी एनालॉग के अंदर आप ट्यून करें सिग्नल, सर्किट को ट्यून करें। ट्यूनिंग जैसे आप ये कहते हो ना रेडियो, बल्कि हाँ रेडियो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है यार। आपके घरों में ये पुराने रेडियो होंगे जिसके ऊपर नॉब लगा दो तो आप उसको रोटेट करते थे दाएं बाएं, आप ट्यून करते थे उसको। इंडक्टर कैपेसिटर का कम्बिनेशन होता है उसके अंदर लगा हुआ, उसको आप सेट करते हैं इस तरीके से कि वो रेजोनेट कर जाए उस फ्रीक्वेंसी के साथ जिस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो स्टेशन से FM 103 या जो भी आप सुन रहे हैं सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। अगर तो वो ट्यून होगा, सेम फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तभी आपको पता लगेगा, स्पीकर से आपको आवाज़ आना शुरू होगी, रेडियो चलेगा कि अच्छा यार FM 103 पे ये चल रहा है गाना या सॉन्ग। अगर वो ट्यून नहीं करते आप तो वो आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या है जी। सेम फ्रीक्वेंसी को मैच करवाने वाला जो होता है ना सारा सिस्टम ट्यूनिंग कहलाती है। तो एनालॉग सिस्टम, अच्छा अब यही रेडियो आप देखेंगे जी, पहले वो इतना बड़ा रेडियो होता था, आहिस्ता आहिस्ता कम्पैक्ट होता गया, छोटा 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 होता गया रेडियो। अब आप देखेंगे रेडियो गायब भी हो गया। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर रेडियो होता है मौजूद पहले से। अब आपके मोबाइल फ़ोन में रेडियो पहले से मौजूद है। अब आप कोई नॉब नहीं घुमाना मोबाइल फ़ोन में, सिर्फ डिजिटली आप देखते हैं कि नंबर को ऊपर नीचे करो, 80 आपने 103 सुना है तो आप 103.5 को सेट करते हो डिजिटली, यानी कि इनपुट देते हो, और आपका 103 जो है FM 103 चल पड़ता है फ़ौरन मोबाइल फ़ोन में। तो ये आप अब देखेंगे जी, कम्पैक्ट भी हो जाए, कम्पैक्ट भी हो गया और इजी टू डिज़ाइन भी है। अच्छा, रिलायबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट। अच्छा, एनालॉग सिस्टम की ना कोई रिलायबिलिटी इतनी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एनालॉग सिस्टम चूँकि बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, बीजेटीज, और क्या कहते हैं इसको, कैपेसिटर, इंडक्टर मेन जो है वो लगे हुए होते हैं। अब इनका मसला ये है कि ये टेम्परेचर से, हवा के दबाव से, प्रेशर से, और विद द पेसेज ऑफ टाइम यानी एजिंग, उम्र के हिसाब से जो है ये, और अच्छा हाँ, और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पावर सप्लाई जितनी आप उसको दे रहे हैं, वोल्टेज की सप्लाई क्या है, आया कि वो वोल्टेज सप्लाई प्योरली एसी है या डीसी है, जिस पे भी वो एनालॉग सिस्टम आपको ऑपरेट कर रहा है, प्योरली वो सिग्नल है, मतलब आइडियल टाइप का सिग्नल जनरेट हो रहा है, या ऐसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कोई उसमें रिपल्स हैं या इस तरह के फॉल्ट हैं, तो उस पर भी आपकी आउटपुट चेंज हो जाती है। यानी कि तमाम फैक्टर्स, अच्छा बल्कि ढेरों फैक्टर्स हैं जो कि आपके एनालॉग सिस्टम के आउटपुट को अफेक्ट कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। ठीक है, इस वजह से अब ये एक रिलायबल सिस्टम नहीं रहता, क्योंकि जब आप इसकी रीडिंग लोगे कोई थोड़ी बहुत पॉइंट का डिफरेंस या डिफरेंस आ रहा होता है एक दो का, जब आप वैल्यू लोगे डिफरेंस, अभी मैंने एक दफ़ा रीडिंग लिया है, मीटर कुछ शो कर रहा है, दोबारा से सेम सिस्टम की रीडिंग ले रहा हूँ, एनालॉग मीटर जो है वो कुछ और शो कर रहा है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा है प्रीवियस वैल्यू से। तो ये एक हमारे लिए एक जो है मसला होता है कि यार ये क्या मसला है, बार बार वैल्यू चेंज क्यों आ रही है। हमें चाहिए एग्जैक्ट किस्म की वैल्यू जो कि हमें डिजिटल सिस्टम प्रोवाइड कर देता है। डिजिटल सिस्टम इस बात से
इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है या -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिजिटल टोटली सिस्टम जो है ना डिपेंड कर रहा होता है अपने इनपुट्स के ऊपर, ठीक है। और आपको पता है कि जी इसकी इनपुट्स होती दो किस्म की, या जीरो होगी या वन होगी, ठीक है। जबकि एनालॉग सिस्टम में ऐसा नहीं है। एनालॉग सिस्टम के अंदर इनपुट्स जीरो वन नहीं होती। एनालॉग सिस्टम में इन्फिनाइट इनपुट्स हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है एनालॉग सिस्टम को काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी, बल्कि होती है, क्योंकि इनपुट्स उसके पास इन्फिनाइट नंबर की आ रही होती है, इन्फिनाइट आ रही होती है। डिजिटल में ऐसा नहीं है, दो इनपुट है, उनको कितना का ज़्यादा चेंज कर लेगा। अगर नॉइज ऐड भी होगा ना, ये अच्छा आप आगे देखेंगे कि डिजिटल में और एनालॉग में, डिजिटल सिस्टम में अगर नॉइज ऐड हो जाए तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है अच्छे तरीके सही तरीके से। और अगर हो भी जाए, अगर कम हो तो कैसे रिमूव करना, अगर ज़्यादा हो इंटेंसिटी वाइज उसको रिमूवल कैसे किया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी आगे आएगा। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी ये है जी कि डिजिटल सिस्टम को आप क्या कहते हैं, डिजिटल सिस्टम आर मोर फ्लेक्सिबल टू डिजाइन सिंस देयर डिजाइन इन्वॉल्व सेट ऑफ लॉजिकल स्टेप्स एंड हैव वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड इंटीग्रेटेड ऑप्शंस बिलो। ये फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से कह रहा है कि जी आप डिजिटल सिस्टम आपने एक दफ़ा डिज़ाइन कर लिया, आप उसको, ये प्रोग्रामेबिलिटी के मिलते जुलते ही है कि आप लॉजिक बार बार चेंज कर सकते हैं उसके, ठीक है जी, इजीली, ठीक है जी। देयर इज सेट ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। अच्छा, लॉजिकल स्टेप्स आप आगे जाके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एक सीधी सी इक्वेशन है, उसको आप मैनिपुलेट करके ना बहुत छोटा कर लेते हैं। अब जब आप छोटा कर लेते हैं तो फ्लेक्सिबल है कि आप वो काम जो कि एक एक लंबी इक्वेशन से या एक लंबी इक्वेशन परफॉर्म कर रही थी, अब आप वही काम सेम टू सेम एक छोटी इक्वेशन से अगर परफॉर्म करवा लें किसी तरीके से, ऐसी इक्वेशन आप नई बना लेते हैं या इन्वेंट कर लेते हैं। इन्वेंट नहीं इसको कहेंगे, क्योंकि ये आप बेसिकली डाउन साइजिंग कर रहे होते हैं इक्वेशन की ना, इसको मैनिपुलेशन में ही कहते हैं। ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंडिंग के ज़मरे में आता है ये, कि ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ना आप ये काम करते हैं। ये भी आगे हम करेंगे। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है, गुड, अच्छी बात है कि आप एक बड़ा हैवी काम जो है वो छोटी सी इक्वेशन से करवा रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल सिस्टम है इसका मतलब है। अगर एक बड़ा सिस्टम, बड़ी इक्वेशन को आप छोटी इक्वेशन से रिप्लेस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके गेट्स कम यूज होंगे। ये गेट्स है ना, लॉजिक गेट्स और एंड जितने भी गेट्स हैं, अगर आपको ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करवाने पड़ेंगे तो आपको गेट्स की तादाद ज़्यादा चाहिए सिस्टम में, ठीक है जी। अगर आप छोटी इक्वेशन लगा रहे हैं तो आपको गेट्स की तादाद कम चाहिए। जो काम 10 गेट कर रहे थे पहले, वो अब आप 3 गेट से अगर करवा सकते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। एनर्जी भी कम, काम भी जल्दी होगा, और गेट्स भी कम लग रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के जमने में आया था। अच्छा जी, फंक्शनैलिटी जी, कि एडिशनल फंक्शनैलिटी आप इसमें ऐड कर सकते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि डिजिटल सिस्टम में कोई भी नया काम करना है ना आपने, वो ये प्रोग्रामेबिलिटी वाली बात आ गई वापस, कि जब भी आप इसमें कोई नया फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, इसने इस यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है कि आप लेट्स से कि चाहते हैं डिजिटल बेस्ड सिस्टम पे पासवर्ड लगाएं, आप छोटा सा कोड लिख के अंदर करेंगे, डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली पासवर्ड लग जाएगा। जबकि एनालॉग सिस्टम में ऐसा नहीं है। एक सिंपल पासवर्ड भी लगाना हो ना आपको, तो आपकी समझे कि अच्छा खासा काम है, बल्कि और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है, ठीक है जी। डिजिटल में क्या है, एक सीधा सा काम किया, एक 2 लाइनों का कोड लिखा है आपने, कोड लिख के आपने एंटर किया है, यानी कि सेव किया उसमें डिजिटल मेमोरी में, वो आपको काम करना शुरू कर देगा, पासवर्ड मांगेगा हर बार जब भी आप उसको ऑन करेंगे। जबकि एनालॉग में ऐसा नहीं है। अच्छा, प्रोग्रामेबिलिटी। अच्छा, एचडीएल वेरीलॉग एक लैंग्वेज है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये बेसिकली यूज की, अच्छा, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यूज की जाती है डिजिटल आईसीज को प्रोग्राम करने में। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होते हैं इसके अंदर लगे हुए, तो उनकी प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एचडीएल वेरीलॉग। ये बाकायदा एक सब्जेक्ट भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो इलेक्ट्रिकल के होते हैं, आप तो बायोमेडिकल, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो इलेक्ट्रिकल के होते हैं उनको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आपको तो शायद नहीं होगा क्योंकि आपकी बायोमेडिकल है ना। अच्छा, तो इतना ही नाम याद रखना बहुत है। क्या हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज, इसके आगे लैंग्वेज की टाइप्स है बिल्कुल। फिर असेंबली लैंग्वेज भी एक इसमें से लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, C++, डिपेंड कर रहा है कि आप आईसी बर्निंग कर रहे हैं या नहीं। अच्छा जी, तो उसके ज़रिए इस लैंग्वेज, यानी कि आपने जो भी काम आईसी से परफॉर्म करवाना है, आप सिंपली उसका कोड लिख के ना, उसको कोड को लिख के उसके अंदर बर्न कर देते हैं, यानी कि सेव कर देते हैं आसान लफ्जों में, ठीक है जी। अब आपने सेव कर दिया, जब भी आप उस प्रोसेसर को फील्ड में लगा के चलाएंगे तो वो वही काम परफॉर्म करेगा जिसका आपने न्यू कोड दिया होगा उसमें, ठीक है जी। और ये जाहिर सी बात है काफ़ी बर्डन लेस काम है कि भाई आपको काफ़ी हद तक आसानियाँ आपके लिए पैदा कर देता है कि जो काम आपने न्यू सिस्टम लगा के करने थे, आप पिछले ही डिजिटल सिस्टम के साथ वो काम कर पा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आ गया जी डिवाइस स्पीड। अच्छा, डिवाइस स्पीड, स्पीड डिजिटल प्रोसेसिंग की इंतहा दर्जे की ज़्यादा है।
गीगाहर्ट्ज में होती है। अच्छा, अब वो कहता है कि टुडेज डिजिटल डिवाइसेस आर वेरी फास्ट एंड दे कैन प्रोड्यूस 500 मिलियन और मोर रिजल्ट सिंस देयर ऑपरेटिंग स्पीड इज स्मॉलर देन 2 नैनो सेकेंड। 2 नैनो सेकेंड से भी पहले वो आपको रिजल्ट दे सकता है, इस काबिल हैं आपके प्रोसेसर। ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है। आपने आपके इंटेल के प्रोसेसर भी अगर आप देख लें तो गीगाहर्ट्ज की रैंकिंग में होते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं कि अच्छा, ये गीगाहर्ट्ज से भी ऊपर बात जा चुकी है इस वक्त जो है ना। प्रोसेसर इससे बड़े भी मौजूद हैं, 6 कोर 10 कोर। 6 कोर तक तो जा चुके हैं। आप ड्यूल कोर यूज़ करते हैं सारी ज़िंदगी, अब भी लोग ड्यूल कोर प्रोसेसर ही यूज़ कर रहे होते हैं, 4 to 2 मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, Core i3 के अंदर भी ड्यूल कोर होता है, Core i5 भी ड्यूल कोर में आ रहा है, Core i7 भी ड्यूल कोर में आ रहा है अब भी। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि 4 कोर 6 कोर 8 कोर 10 कोर तक जा चुके हैं, और बल्कि 12 कोर भी आई थिंक लॉन्च हो चुका है Core i9 के अंदर। Core i9 में और तकरीबन 2.5 लाख का सिर्फ एक प्रोसेसर चिप है, आईसी चिप है सिर्फ। Core i9 10700K ये मॉडल नंबर है जी इसका इंटेल का। 2.5 लाख का है या फिर 3 लाख का आई थिंक है। ये एक सिंपल सिर्फ एक प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ मैं, और ये 10 कोर है, सिंगल मल्टी लेड प्रोसेसर है, सिंगल कोर 10 कोर। अच्छा जी, तो प्रोसेसिंग स्पीड दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है भाई। प्रोसेसर हर 6 माह बाद एक नवा प्रोसेसर इंटेल लॉन्च कर देता है। इंटेल नहीं लॉन्च करता तो एएमडी लॉन्च कर देता है। इंटेल एएमडी के राइजन प्रोसेसर जो है, गेमिंग में आप लोग जो गेमिंग पीसी यूज़ करते हैं जिनको पता होगा, उनको अच्छे तरीके से पता होगा राइजन वगैरह क्या है, एएमडी। तो ये भाई लॉन्च होते जा रहे हैं हर 6 माह बाद, बल्कि हर साल में, ये एक साल में 2 से 3 प्रोसेसर जो है ना डिफरेंट कंपनीज नए लॉन्च कर देती है। ठीक है, और वो ऑब्वियस सी बात है पिछले से एडवांस होते हैं। अब इस वक्त वैसे भी 10th जनरेशन चल रही है, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन ये 7 नैनोमीटर पे लिथोग्राफी जा चुकी है अब तक। तो ये बहुत ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू है भाई डिजिटल सिस्टम्स के लिए। अच्छा जी, इकोनॉमी इन मैन्युफैक्चरिंग। डिजिटल सिस्टम यार कितने से तो होते हैं। अब आपने आईसी देख लिया, कितना कितना का साइज होता है, छोटा सा तो साइज है इसका। ठीक है, सारे का सारा काम कमाल है उस लिथोग्राफी मशीन का, जो कि इस आईसी के ऊपर, जो कि इस सिलिकॉन प्लेट के ऊपर इन बीजेडीज को डिज़ाइन करती है, ट्रांजिस्टर को डिज़ाइनिंग करती है। तो इसको बनाना, डिजिटल आईसीज को या डिजिटल सिस्टम्स को बनाना इंतहाई सस्ता काम है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि एक तो मटेरियल इसके अंदर कुछ लगता नहीं खास, सीधा सी एक चिप सी लगती है, और वो क्या है, सिलिकॉन की एक प्लेट सी होती है, उसके ऊपर सारी की सारी डिजाइनिंग की जाती है, और उसको बाद में कट कर लिया जाता है प्रोसेसर की शक्ल में, स्केयर की फॉर्म में। तो ये कोई इतना महंगा काम नहीं है। ठीक है, अब बात यह है कि ये इतना महंगा फिर बनता क्यों है, कि बंदा कहे कि यार ये अगर इतना महंगा काम नहीं है तो मार्केट में जब ये प्रोसेसर लॉन्च होता है तो इसकी 2.5 लाख 2-2 लाख रुपए प्राइस कैसे हो सकती है। तो बात यह है कि ये प्रोसेसर जो कंपनी बना रही है, ये प्रोसेसर जब बना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है, लिथोग्राफी इस पे चल रही होती है, तो ऐसा नहीं होता कि जो प्रोसेसर वो बनाएगी सारे 100% चलते हैं। कुछ ना कुछ उसमें से फेल भी होते हैं। इनकी बाद में टेस्टिंग होती है प्रोसेसर की, जो सही होता है उसको फिर आपके साथ मार्केट में पैक करके लाया जाता है। ये इतना सिंपल प्रोसेसर नहीं है, ये बहुत मल्टी लेयर। और आपका जो प्रोसेसर है, जो मल्टी कोर प्रोसेसर है, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर और 10 कोर प्रोसेसर, डेका कोर प्रोसेसर जो हैं, ये कोई सिंगल लेयर प्रोसेसर तो है नहीं। ये मल्टी लेयर, मल्टीपल लेयर प्रोसेसर होते हैं, सिंगल एम्बेडेड, सिंगल प्रोसेसर में एम्बेडेड होते हैं सारे का सारा सिस्टम। तो ये कोई सीधा सीधा प्रोसेस है नहीं। इसके लिए जो मशीनरी यूज हो रही है वो $1 बिलियन की मशीनरी है सिर्फ। ठीक है जी, तो एक लगाना तो एक दफ़ा पड़ेगा ना, एक दफ़ा इंडस्ट्री लगा ली बस, ठीक है, उसको रीप्रोग्राम करके कुछ भी बना लो अब वो लगी हुई है, वो प्रोसेसर बनाती है, इसकी टेस्टिंग होती है, और हर चीज़ का एक वो स्कोप होता है। अब आप ये देखें कि एप्पल आईफोन है, उसके एप्पल आईफोन को बनाने में कितने की कॉस्ट आती होगी एप्पल वालों को, आप खुद सोचें, बहुत थोड़ी सी आती हुई है। लेकिन आप देखें प्राइस कितनी है, 3 लाख, 3.25 लाख तक भी एप्पल आईफोन पहुंचा हुआ है। तो वो कंपनी ने अपना नाम भी चलाना है, अपना ब्रांड भी चलाना है, और दूसरा ये कमाना भी है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो बनाती जाए मुफ्त मुफ्त में या सस्ते में देती रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्रोसेसर खैर तो खैर प्रोसेसर मल्टी कोर और मल्टी लेड प्रोसेसर बनाना ये वाकई एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। हाँ, अलबत्ता ड्यूल कोर और ड्यूल कोर प्रोसेसर जो होते हैं, या मैक्सिमम क्वाड कोर प्रोसेसर जो है वो सस्ते मिल जाते हैं, 5-6 हज़ार से शुरू होते हैं ये, और ये तकरीबन 30-40 हज़ार तक आपको अच्छे से अच्छा प्रोसेसर भी मिल जाएगा ड्यूल कोर से क्वाड कोर तक। ठीक है ना, जो आपके पास मैक्सिमम यहाँ पाकिस्तान में यूज़ करते हैं गेमर्स क्वाड कोर प्रोसेसर होते हैं वो। अच्छा जी, इसके बाद है जी अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा हाँ, ये वही कह रहा है कि ये वही बात होगी कि हर 6 माह बाद तो नया प्रोसेसर और नई नई मदरबोर्ड ना कोई नई टेक्नोलॉजी आई होती है हर 6 माह बाद, और उसकी लिथोग्राफी को वो उठा के, अगर लेट्स से 14 नैनोमीटर पे पहले चल रही थी तो उसको 7 नैनोमीटर पे ले गए इस वक्त 7 नैनोमीटर के ऊपर आपका प्रोसेसर बिल्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, जो कि आपके मोबाइल फोन में भी है। सैमसंग गलेक्सी S10 है और S20, इनके अंदर जो प्रोसेसर लगे हुए हैं
S10 नहीं, S10 से ऊपर कर लें बल्कि, हाँ इनमें जो प्रोसेसर तो लगे हुए हैं वो 7 नैनोमीटर लिथोग्राफी के ऊपर बने हुए हैं। तो आप खुद देख लें कितने हाई इंटीग्रे बहुत हाई लेवल की इंटीग्रेशन है ये, 7 नैनोमीटर की इंटीग्रेशन, ट्रांजिस्टर डिजाइन ऑफ 7 नैनोमीटर, ये बहुत ही इंतहा दर्जे की हाई लेवल की इंटीग्रेशन है। तो ह्यूमन आई से तो आप वैसे 1 नैनोमीटर को भी नहीं देख सकते, तो आप अंदाजा करिए बहुत हाई लेवल की इंटीग्रेशन है। और एक सीधा सा प्रोसेसर गीगाहर्ट्ज में होता है, और ये इंतहा दर्जे की जो है डेसिमल डिजिटल प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आए थे जी आपका डिजिटल सिस्टम टोटली। तो डिजिटल सिस्टम आपका कैसे ऑपरेट होता है? नहीं नहीं, ये क्या आ गया? अच्छा हाँ सॉरी, ये है जी प्रीवियसली यूज्ड एनालॉग सिस्टम। ये एक बता रहा है कि जी कैसे आपकी एनालॉग टेक्नोलॉजी कन्वर्ट हुई है जी डिजिटल सिस्टम के अंदर। सबसे पहले एग्जांपल है जी आपका कैमरा। आपने पुराने कैमरे देखे हैं जिनके अंदर रील डलती थी, रील आपको याद हो, लाइट सेंसिटिव रील होती है, उसको वो बेसिकली मटेरियल होता है सिल्वर हेलाइड फिल्म, उसको टेक्निकल उसका नेम है सिल्वर हेलाइड फिल्म। जिसको आप रील नहीं कहते थे, जिसको आप कैमरे की बैक साइड खोल के रील फिट करके उसको आगे से पिंच कर निकाल के थोड़ा सा खींच के आगे हुक कर देते थे, फिर उसके बाद कैमरा बंद कर देते थे। फिर जब तक आप 30 की 30 फोटोज क्लिक नहीं कर लेते आप कैमरा खोल नहीं सकते। अगर आप कैमरा खोलेंगे तो बाकी की आपकी जो रील है वो ज़ाया हो जाती थी। तो वो थी सिल्वर हेलाइट फिल्म। उसी के ऊपर लोग जो है अपनी फिल्में बनाते, वीडियोज भी बनाते थे और फिल्में भी बनाते थे। रिकॉर्डर कैम कोडर आपने अगर देखे हो तो उसमें एक छोटी सी कैसेट लगती थी जिसके ऊपर मैग्नेटिक टेप होती थी, या मैग्नेटिक टेप नहीं, सिल्वर हेलाइट फिल्म ही होती थी, बल्कि हाँ उस पर भी सिल्वर हेलाइट फिल्म ही होती थी उस पर भी। तो उसके ऊपर ही आपकी फोटोज भी क्लिक होती थी, उसी के ऊपर आपकी वीडियोज भी कैप्चर हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह वक्त बढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इसको डिजिटल सिस्टम पे कन्वर्ट किया, और अब आप देखें कि आपका मोबाइल फोन में एक सिंपल सीधी सी फिल्म है, आर एस सेंसर, सीमोज एमओज मोज एफ बेस्ड कोई फिल्म होगी, लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है आपके लेंस के पीछे, वो उससे आप बेशक हजारों करोड़ों फिल्में बनाओ, वीडियोस खींचो, कोई टेंशन नहीं है, और उसको उठा के डिजिटल में स्टोर भी कर लो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई रील का झंझट नहीं कीजिए, रील दोबारा लेके आओ, नवी रील लगाओ और उसको फिर डलवाने जाओ। अभी आपके पास डिस्प्ले पे एलईडीज, अच्छा एलईडी और एलसीडीज हैं, ये भी डिजिटल सिस्टम है। एलईडी और एलईडीज और एलसीडीज जो हैं ये सबसे बड़ी डिजिटल सिस्टम की सबसे बड़ी एग्जांपल है। आप इस पे फौरन फोटो को खोल के देख सकते हैं, हर काम इस पे हो रहा है डिजिटल पे, एलसीडीज एलईडीज पे। अच्छा, ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल इस तरह ही है। पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग कैसेट यूज करते थे, मैग्नेटिक टेप जिसे आप कहते हैं। जो आपकी पुरानी गाड़ियों की कैसेट टेप रिकॉर्डर नहीं होता था जिसके अंदर आप कैसेट लगा के गाने सुनते थे, ए साइड और बी साइड, वो वाली। अब ऐसा नहीं है, अब आपको सीडीज है, कम्पैक्ट डिस्क है, इनके ऊपर। अच्छा, कम्पैक्ट डिस्क का जो साइज होता है ना, मैक्सिमम 700 या 746 या 750 850 एमबीज होता है, मेगाबाइट्स। तो अब आप देखें कि इतनी बड़ी स्टोरेज है, उसके ऊपर आप डिजिटल गाने, MP3 सॉन्ग्स हजारों एक सीडी पे स्टोर कर सकते हैं, और उसकी क्वालिटी भी लाख दर्जे बेहतर है बनिस्बत मैग्नेटिक टेप के, क्योंकि मैग्नेटिक टेप की क्वालिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद ड्यू टू एजिंग गिरती थी। मैग्नेटिक टेप जो थी वो एनालॉग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही होती थी। ठीक है जी, इसी वजह से वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एजिंग और टेम्परेचर और प्रेशर सब कुछ की वजह से जो है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से डिग्रेड होती थी। अच्छा जी, आगे जी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी आपके पास जो है डाटा मौजूद, डिवाइस मौजूद है, स्टोरेज डिवाइस मौजूद है, जैसे कि डीवीडी है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आपको पता है कि डीवीडी जो है मैक्सिमम नॉर्मली 4.7 जीबी गीगाबाइट्स तक स्टोरेज रखती है एक डीवीडी। ठीक है जी। अब आपको पता है कि आप एक डीवीडी के ऊपर ब्लूरे फिल्म, आपके पास ब्लूरे मूवीज अगर आपको पता हो, अनकम्प्रेस्ड लॉसलेस फॉर्मेट में ब्लूरे मूवीज आपकी डीवीडीज में ही आती हैं हमेशा। जो लोग ये 3-3 4-4 हज़ार रुपए की नवी डीवीडी खरीदते हैं, नई फिल्म आती है जब, तो उनको पता है अच्छे तरीके से कि वो डीवीडी क्या वैल्यू रखती है। नॉर्मल डीवीडी की बात नहीं मैं कर रहा, जो आप नॉर्मल जाके खरीदते हैं अगर कोई फिल्म देखने के लिए, जो ब्लूरे प्रिंट होता है वो पैसों का लेना पड़ता है आपको, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ठीक है जी, तो वो डीवीडी इसके ऊपर स्टोर होता है। एमपेग फॉर्मेट, एमपेग 2, एमपेग 4 फॉर्मेट है, एमकेवी फॉर्मेट है, नॉन लॉसलेस है। ये अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट्स हैं और इनका रिजल्ट इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का होता है। आप ये समझ लें जैसे फिल्म बनी है ना, सेम वही रिजल्ट जिस कैमरे से बनी है वैसे ही रिजल्ट आपके पास शो हो रहा होता है। अगर आप इसको MP4 में लेके जाएं तो MP4 एक कंप्रेस फॉर्मेट है, इसका साइज छोटा होगा, क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड होती है, लेकिन इवन देन ये लाख दर्जे बेटर है आपकी मैग्नेटिक टेप से। जो आप VCR या VCR आप यूज़ करते थे पुरानी फिल्में या कार्टून देखने के लिए,
कैसेट होती थी बड़ी सी, वीसीआर के अंदर लगाई जाती थी कैसेट, उस वो भी मैग्नेटिक टेप थी, और वो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही होती थी एनालॉग की फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद ये आपका टेलीफोन सिस्टम तमाम एक्सचेंज जो है, अब तो खैर पाकिस्तान में तमाम एक्सचेंज जो हैं वो इस पे कन्वर्ट हो गई हैं, डिजिटल सिस्टम्स पे। एंड क्या कहते हैं इसको, एक्सचेंज में लगा होता है, सर्वर लगे होते हैं बाकायदा बड़े बड़े, जो कि कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं, और एसी वाले रूम में रखा होता है ताकि आपकी कॉल्स जो है या टेलीफोन जो है आपको 24 घंटे ऑपरेशनल रहे। अच्छा जी, स्पेशल इफेक्ट्स, एडवर्टीजमेंट, मूवीज। अच्छा, ये बड़ा वीएफएक्स आर्टिस्ट जो होते हैं, या फिर ये जो आप मूवीज देखते हैं ना, फिक्शनल मूवीज जिसके अंदर कोई बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जैसे सुपरमैन है, इस तरह की जितनी मूवीज हैं, एवेंजर्स आपने देखी है, एवेंजर्स आपने देखी होगी, मार्वल की जितनी मूवीज हैं, ये वीएफएक्स आर्टिस्ट और स्पेशल इफेक्ट्स डालते हैं, ये सारे का सारा काम डिजिटल सिस्टम पे हो रहा है। डिजिटल हाई एंड ग्राफिक्स और हाई एंड कंप्यूटर यूज किए जाते हैं इन प्रोसेसिंग के लिए, तभी इतना जबरदस्त रिजल्ट आता है कि आप फिल्म में देखते हैं, आप कहते हैं यार ये सुपरमैन या ये जो आयरन मैन उड़ रहा है, और जबरदस्त किस्म का रिजल्ट है, आप कहते हैं ये तो असल ऐसे लग रहा है जैसे असल में हो रहा है, हालांकि इसमें से कुछ भी असल नहीं होता। ये सारे का सारा वीएफएक्स आर्टिस्ट कंप्यूटर में बैठ के बना रहे होते हैं, एक एक फ्रेम, और 1 सेकंड में 60 फ्रेम्स मिनिमम आपकी स्क्रीन से पास आउट हो रहे होते हैं, जिसको आप कहते हैं ना बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है फिल्म का, यार क्या बात है। 30 फ्रेम्स मिनिमम होते हैं और 60 फ्रेम मैक्सिमम, ये पास आउट यानी कि प्ले हो रहे होते हैं, तब के जाके आपको एक फिल्म लगती है यार बड़ी हाई रेजोल्यूशन और बड़ी क्लियर फोटो है इस फिल्म, रिजल्ट है इस फिल्म का। वो कोई इतना आसान काम नहीं है। ये जो वीएफएक्स आर्टिस्ट होते हैं ना, ये मार्वल के और ये इन कंपनीज में जो काम करते हैं, डिज्नी में, ये भाई एक एक फ्रेम के ऊपर जो है ना प्रोसेसिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है ये, एक एक फ्रेम के ऊपर है, एक एक मिनिट डिटेल को, हर मिनिट डिटेल को कवर करना ना। इसी वजह से आप लोगों को, उनके इतनी मेहनत करने की वजह से आप लोगों को एक मूवी जो है उसमें ऐसा लगता है कि यार ये जो उड़ रहा है या ऐसे फेंक रहा है या गोली मार रहा है या कुछ भी कर रहा है, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो इतना सीमलेस नजर आता है कि जैसे ये रियल लाइफ में हो रहा हो। हालांकि आपको भी पता है कि ये सारी की सारी फिक्शनल मूवीज हैं जो मार्वल बनाता है, डब्ल्यूबी बनाता है, तो ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिस्टम ही की बदौलत मुमकिन है। सर ये है जी इसका कंपैरिजन, जनरल जनरल कंपैरिजन है शॉर्ट में, इसको आप लोग देख सकते हैं जी कि, अच्छा इसको आप लोग पढ़ भी लेंगे तो आपको वैसे समझ आ जाएगा। थ्री एग्जांपल्स जो हैं इसमें वो ये हैं कि फिल्टर्स, एम्पलीफायर्स, पावर सप्लाईज, सिग्नल जनरेटर्स, फंक्शन जनरेटर या सिग्नल जनरेटर एक ही बात है। तो ये सारे के सारे एनालॉग सिस्टम्स होते हैं, जबकि काउंटर्स जो होते हैं 1 2 3, रजिस्टर्स रजिस्टर्स जो होते हैं ये आप हम आगे पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप टाइप के होते हैं, बड़े बल्कि से बड़े होते हैं। रजिस्टर्स इसलिए कहा जाता है कि ये ना बिट्स को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, इसलिए इनको हम रजिस्टर्स कहते हैं। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर, वही आ गया, प्रोसेसर डिजिटल ही होते हैं हमेशा। कंप्यूटर भी वही बात होगी। अच्छा जी, अब शुरू हो जाता है जी आपका लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशनल गेट और सिक्वेंशियल गेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंस पता हो इन तीनों का। ये मैं आपको एक मिनट, कितना टाइम हो गया, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इतनी टेंशन नहीं है। लॉजिक गेट्स भाई आपके सिंपल से होते हैं, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है जी, सिंपल सा गेट जो होते हैं जिनकी 2 इनपुट हो और एक आउटपुट हो। ठीक है, इसको आप कहोगे जी ये गेट है या लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट ही क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि भाई ये एक लॉजिक परफॉर्म कर रहा होता है, या एडिशन कर रहा होगा, या सब्ट्रैक्शन कर रहा होगा, या क्या कहते हैं इसको, नॉट गेट क्यों करता है, उलट कर देता है ना, निगेट कर देता है, आउटपुट को निगेट करता है। तो कोई ना कोई लॉजिक परफॉर्म कर रहे होते हैं सिंपल गेट्स, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि यार ये लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है जी, कोई ना कोई लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं ना, लॉजिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक कोई भी लॉजिक परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हम कहते हैं कि ये लॉजिक गेट है। ओके हो गया। अच्छा, कॉम्बिनेशनल गेट्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। लॉजिक गेट्स, अगर मैं दो या दो से ज्यादा लॉजिक गेट्स को आपस में मिला के कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना चाहता हूँ या करवाता हूँ, तो इसको मैं कहूँगा कि ये कम्बिनेशनल सर्किट है या कम्बिनेशनल लॉजिक परफॉर्म कर रहा है ये सर्किट। अब कम्बिनेशन लफ्ज से ही जाहिर है कि भाई दो तीन दो तीन गेट्स को अगर मैं कंबाइन करूं, तो कंबाइन से वर्ड निकला कम्बिनेशनल, कम्बिनेशन का कंबाइन करके मैं एक, ये जो बॉक्स, अच्छा ये बॉक्स जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये बॉक्स, ये कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, इस बॉक्स को इसने जेनेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। इस बॉक्स को अगर मैं खोलूं तो इसके अंदर 3 4 या 5 6 गेट्स लगे होंगे। ठीक है जी, उन तमाम गेट्स की जो इनपुट है वो इस साइड पे रिप्रेजेंट कर दी उसने, कह दिया एन इनपुट्स है। ठीक है जी, जितने भी इनपुट्स हैं वो यहाँ दे दी उसने, आगे से जितनी भी उसकी आउटपुट बन रही होंगी गेट्स कॉम्बिनेशन की, वो आउटपुट यहाँ लगा दी। तो इसको कंपेयर अपना जनरली उसने कह दिया कि ये एक कम्बिनेशनल सर्किट है या कम्बिनेशनल
कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। ठीक है जी। अब लॉजिक गेट और कम्बिनेशन सर्किट का डिफरेंस पता लग गया जी कि लॉजिक गेट में कोई एक आधा गेट होगा, नोट एंड कोई एक आधा गेट होगा। कम्बिनेशन के अंदर क्या है जी, दो तीन इनमें से मिक्स मुक्स करके मिला के आपको एक बकरा जो है ना जी सर्किट बना लेते हो, और आप कहते हो कि जी इसकी आउटपुट ये आ रही है, फलां आ रही है, जो भी आप चाहते हो लेके आना चाहते हो डिजायर्ड आउटपुट के लिए, तो आप कहते हो जी कम्बिनेशन सर्किट है। अब आया था जी सिक्वेंशियल सर्किट। अच्छा, सिक्वेंशियल सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे भी आएंगे। अब सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं जी, कि कभी कभी होती है कम्बिनेशन सर्किट्स ही हैं जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन इनके साथ क्या होता है, एक मेमोरी एलिमेंट लगा हुआ होता है। अब मेमोरी एलिमेंट क्या चीज़ होती है, इसमें डब्बे में क्या पड़ा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, वो हम देख लेते हैं। आपके पास जी कम्बिनेशन सर्किट की आउटपुट तो आ रही है, ठीक है आ रही है। अब आपको आप लोगों ने अगर फीडबैक सिस्टम्स पढ़े हो कंट्रोल सिस्टम में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो किसी भी चीज़ को ना कंट्रोल करने के लिए आपको एरर सिग्नल जनरेट करना पड़ता है। आप देखते हो कि यार आउटपुट जो है वो डिजायर्ड इनपुट से इतनी वेरी कर रही है, तो आप क्या करते हो, आउटपुट की वैल्यू जो भी आई होती है उसको फीडबैक करते हो इनपुट में वापस। फिर इनपुट जो ओरिजिनल इनपुट आ रही है वो और प्रीवियस आउटपुट जो थी उसका कम्बिनेशन, उन दोनों को आपस में कंपेयर करके ये कम्बिनेशनल सर्किट एक आउटपुट जनरेट कर देता है जो कि हमारी डिजायर्ड वैल्यू होती है। ठीक है जी। तो सिक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं वो बेसिकली फीडबैक सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं कि वो आउटपुट की बेस पे, प्रीवियस आउटपुट की बेस पे, प्रीवियस आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद करने वाली, कि प्रीवियस या पास्ट या प्रीवियस आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट, इन दोनों को यूटिलाइज करते हुए आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूँ जी, प्रीवियस आउटपुट या पास्ट आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट, इसको यूज करते हुए वो आपकी आउटपुट को बताता है सिक्वेंशियल सर्किट। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है, देयर आर सेवरल एप्लीकेशन इन विच डिजिटल आउटपुट्स आर रिक्वायर्ड, डिजिटल आउटपुट्स आर रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन अकॉर्डेंस विद द सीक्वेंस, इन अकॉर्डेंस विद द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में जनरेट करने की जरूरत पड़ती है हमें आउटपुट की, इस आउटपुट को हम एक सीक्वेंस में जनरेट करना चाहते हैं, इन विच द इनपुट सिग्नल्स आर रिसीव्ड। आपके पास एक इनपुट आई, कम्बिनेशन सर्किट ने उसको प्रोसेस किया, आउटपुट दे दी, बात खत्म हो गई। दूसरी इनपुट आई, कम्बिनेशन सर्किट ने प्रोसेस किया, आउटपुट दे दी, बात खत्म हो गई। अब जब ये, अब अगर मुझे ऐसी आउटपुट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि भाई अगर पीछे से दो दफा इनपुट जो आ रही है, सीक्वेंस इनपुट है 1 1 2 2 आ रहा है सीक्वेंस, मैं कहता हूँ अगर तो इनपुट पे 1 2 आ रहा है, 1 आ रहा है तो आउटपुट ये होगी, अगर 2 आ रहा है तो आउटपुट ये होगी। अगर पीछे से एक लाइन आ रही है, वन पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है सीक्वेंस में, अब मुझे ये बताना है कि भी अगर तो सीक्वेंस 1 2 3 है तो आउटपुट ये होनी चाहिए, और अगर सीक्वेंस 3 2 1 है, मतलब पहले 3 है फिर 2 है फिर 1 है, तो आउटपुट कुछ और होगी। ठीक है जी। तो इस वजह से आपको इस, अगर तो सीक्वेंस की बेस पे आपको इनपुट के सीक्वेंस की बेस पे आपको आउटपुट का डिसाइड करना पड़े कि जी इनपुट का अगर ये सीक्वेंस होगा तो आउटपुट का रिजल्ट ये आना चाहिए, और अगर इनपुट का फलां सीक्वेंस होगा तो आउटपुट का रिजल्ट फलां आना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक फीडबैक सर्किट चाहिए होता है, फीडबैक लूप सर्किट चाहिए होता है, जिसके अंदर आप आउटपुट, हर आउटपुट को कंपेयर करवा रहे होते हो प्रेजेंट इनपुट से, उसकी बेस पे फिर आप आउटपुट डिसाइड कर लेते हो। ठीक है जी। अच्छा, अब मेमोरी एलिमेंट क्या है जी, मेमोरी एलिमेंट क्या करता है, सीक्वेंस सर्किट, कम्बिनेशन सर्किट का और लॉजिक गेट का तो हमें पता है कि भाई हमने जो इनपुट दी उसी वक्त उसकी आउटपुट आ जानी है और बात खत्म हो जानी है। ठीक है। अब उसको फीडबैक करवाने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए ना जो उसको स्टोर कर ले थोड़ी देर के लिए, मेमोरी एलिमेंट जो स्टोर करे इसकी आउटपुट को, और जब अगली इनपुट आए तो उस, ये जो आउटपुट स्टोर की हुई थी उसको फिर इसको दे, कम्बिनेशनल सर्किट को, और फिर वो इस प्रेजेंट इनपुट से कंपेयर करके आउटपुट दे। ठीक है जी। अब वो मेमोरी एलिमेंट हमें एक लगाना पड़ता है ताकि उस आउटपुट की एक जो बिट थी या जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको थोड़ी एक सेकंड के लिए स्टोर तो करे ना, वो जब तक अगली इनपुट नहीं आई थी उस वक्त तक स्टोर रखे। ठीक है जी। तो इस मेमोरी एलिमेंट को इसलिए वजह से यूज किया जाता है ताकि वो स्टोर रख सके। अब मेमोरी एलिमेंट है कौन सा, ये भी हम आगे देखेंगे कि जी किस किस किस्म के मेमोरी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मुमकिन है, और कैसे बनाए जाते हैं। इन्हीं मेमोरी एलिमेंट्स को मिला मिलू के ना आपका रजिस्टर बनता है, रजिस्टर जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है जी। अब मेमोरी एलिमेंट में जो बेसिक है, सबसे बेसिक यूनिट अगर आप देखना चाहें तो वो है जी फ्लिप फ्लॉप, एफ भी कहते हैं इसको, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ये मेमोरी यूनिट्स। इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये अपने अंदर एक बिट को
एट ए टाइम स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है जी। आपने इसको एक इनपुट दी, इधर एक फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ, आपने इसको एक इनपुट दी, ये इसको स्टोर कर लेगा। ठीक है जी। अब कब तक स्टोर रहेगा इसमें वो डिपेंड कर रहा होगा जब तक दूसरी इनपुट नहीं आती इसमें। ठीक है जी। चाहे जो ही इसके पास न्यू इनपुट आएगी ये पिछली इंफॉर्मेशन को खत्म करके डिलीट कर देगा, ये यूँ समझे। ठीक है, ये खत्म कर देगा। अब बात ये होती है कि कंटिन्यूसली चल रहा था प्रोसेस फीडबैक में, जो ही न्यू इनपुट आती है तो प्रीवियस इनपुट को आगे कर देता है यहाँ। इसी तरह ये एक तरह का मेमोरी एलिमेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, फ्लिप फ्लॉप चूंकि एक वक्त में एक बिट को स्टोर कर रहा होता है, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि भाई ये 1 बिट मेमोरी यूनिट है या मेमोरी यूनिट है। 1 बिट मेमोरी यूनिट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बिट की इंफॉर्मेशन को ये स्टोर कर रहा है। ठीक है जी। तो दैट्स इट जी। इसको देखें जी, कोई क्वेश्चन होगा तो वी विल डिस्कस इट इन आवर मंडेज क्लास। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।